भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा हैं, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है
इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है
जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा। बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर्स का भी हब बन रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां हैं। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से
कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। साथियों, यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है।
यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। साथियों, आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग, यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। भारत के 85 एयरपोर्ट 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर
एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही बहुत बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही है। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी तक नमो भारत 2.5 करोड़ से अधिक लोग सफर कर चुके हैं। दिल्ली मेरठ के जिस सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सफर मिनटों में ही पूरा हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। पोर्ट यानी बंदरगाहों की क्षमता बीते दशक में 2 गुने से अधिक हुई है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है।
ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया गया और इसके बाद उनका संबोधन जो था वो आपने सुना। इस दौरान कई चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य में से एक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझको दिया था और अब उद्घाटन का सौभाग्य भी दिया है। मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांटकर आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। जिस यूपी ने मुझे सांसद बनाया उसकी पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का भी नाम जुड़ चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा के इस एयरपोर्ट से गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा आदि को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो कई चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संकट में मिलकर काम करना है, सरकार की नीति देश के हित में है। लोग अफवाह फैलाने से बचें, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिक्र किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संकट में मिलकर काम करना है। जिस तरह से अफवाहबाजों की तरफ से तेल संकट और गैस संकट और इससे पहले देखिए हमने सिलेंडर क्राइसिस भी देखा, उसको लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की, तो उन लोगों से बचना है, उन अफवाहों से हमें बचना है, एक साथ आगे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। इसके अलावा भी देखिए जो पिछली सरकारें रही, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, उन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की नीति देश के हित में है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा
यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। इन कुछ ही सप्ताह में, इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है, उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है।